हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले जो हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल को अगर हम जैसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करो तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल को मैं वर्टिकल से किसी एंगल पर थ्रो करूँ, अगर मैं पार्टिकल को ऐसे थ्रो करूंगा इस वेलोसिटी से, तो ये पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पर जाकर नीचे जमीन पर पहुंचेगा। तो ये जो कर्व पाथ पर मोशन करता है, इसका कर्व का नाम है, ये पैराबोला बनाता है, इसलिए इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन कहते हैं। तो पैराबोलिक मोशन में ये पार्टिकल कर्व पर मूव करता है। इसके पहले जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन, उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन ए प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल इस तरह से जाता है, तो ये जिस पाथ पर रहता है वो हमेशा एक प्लेन में रहता है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन ए प्लेन कहते हैं। अब जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसका टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में भी कुछ चल रहा है, एक वाई डायरेक्शन में भी कुछ चल रहा है। तो दो डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, तो इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि ये पार्टिकल हमेशा हवा में रहता है, और हवा में हम ये जानते हैं पार्टिकल पर एक सिंगल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स mg डाउनवर्ड। तो इसके कारण इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा और g के बराबर होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से किसी एंगल पर है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 के बराबर हम लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैंने पार्टिकल को इस तरह से थ्रो किया है एक सर्टेन वेलोसिटी से सर्टेन एंगल पर, तो ये पार्टिकल इस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा और जमीन पर दूसरे एंड पर जाकर टकराएगा। तो ये इस तरह का जो कर्व बनाता है ना, इस कर्व का शेप होता है पैराबोला। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे इसमें कि जो इसकी इक्वेशन बनाएंगे पाथ की, वो पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पैराबोलिक मोशन भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन। अब देखो इसमें क्या होता है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगी बट इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इस पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो व्हाट इज द कंडीशन सो दैट मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए कंडीशन है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन होने के लिए जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कंडीशन क्या थी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। चाहे एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा हो, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट होने की कंडीशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नहीं होती। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। किसी भी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन ये होती है। और पैराबोलिक होने की कंडीशन होती है, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, दूसरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है ये थीटा जो होना चाहिए 0 डिग्री और 180 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो मोशन बिकम है पैराबोलिक मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल होने पर तो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन पैराबोलिक मोशन होने के लिए पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे सारे मोशन जो है पैराबोलिक मोशन होंगे। तो ये पैराबोलिक मोशन के हमने कंडीशन समझी। अब जैसे मैं बता चुका हूं कि आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है।
जैसा हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था कि वहां कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, और एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम मोशन की इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमें या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ इन जनरल किसी भी क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है इस चैप्टर में। अब देखो, मैंने यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से। इस u को हम कहते हैं इनिशियल और प्रोजेक्शन स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल का मतलब t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होती है, पॉइंट a पर जो वेलोसिटी, और थीटा को कहते हैं प्रोजेक्शन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं हम x एक्सिस, और जिस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इसको ओरिजिन कह रहे हैं। ए पॉइंट क्या है? ओरिजिन, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको ओरिजिन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं हम। अब यहां से अगर पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो ये इस तरह से कर्व पाथ पर जाएगा और वापस दूसरे पॉइंट पे गिरेगा। ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, जहां गिर रहा है उसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट। जहां ये पार्टिकल जाके गिर रहा है उसको हमने बी पॉइंट नाम दे दिया। तो इस तरह से कर्व पाथ पर मूव करता हुआ, और इस कर्व पाथ की जो शक्ल है, इसकी इक्वेशन है, वो पैराबोला की इक्वेशन आती है, इसलिए हम इसको पैराबोलिक मोशन कहते हैं। इस तरह का कर्व पाथ पर ये पार्टिकल मोशन करता है। अब यहाँ पर जो कर्व पाथ पर मोशन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम इस वाले डिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल आर को हम कहते हैं रेंज। और रेंज का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस कैपिटल आर का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन। और ए से बी तक, ये देखो यहाँ मैक्सिमम, ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कहां पर है? जहां ये पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर हो, यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ कहीं ये मैक्सिमम हाइट है, तो इस मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल H के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैपिटल H का मतलब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जब ये पार्टिकल है तो इसको C पॉइंट से हम असाइन कर देते हैं। C पॉइंट से हमने इसको असाइन कर दिया मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले को, तो ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है कैपिटल H। ठीक है, और कैपिटल H का फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अब इसके अलावा यहाँ हमने ये ऑब्जर्व कर रखा है कि इस C से A से C तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, A से C तक पहुंचने का टाइम, और इसको हम टाइम ऑफ असेंडिंग कहेंगे, इसको टाइम ऑफ असेंडिंग कहेंगे, और C से लेकर B तक आने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंडिंग है, और ये दोनों बराबर होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग के टाइम इक्वल होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग के टाइम इक्वल होते हैं, इसको TD के सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था, एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही वापस रिटर्न होने में लगता है, लेकिन कंडीशन क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज 0, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में टाइम बराबर लगता है, और अगर हम टोटल
ए से बी तक पहुंचने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो इन असेंडिंग और डिसेंडिंग के टाइम के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल टी बराबर असेंडिंग और डिसेंडिंग का टाइम, और इस कैपिटल टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस कैपिटल टी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। करना इसको नोट। अब देखो यहां से ये पार्टिकल है, इसको मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इस a पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u है। जैसे से ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब क्या होगा, यहां इसके हम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि हम सारे मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक x डायरेक्शन और एक y डायरेक्शन। और x और y डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट करूंगा तो क्या आएगा, u का इधर कंपोनेंट, मैंने बताया था ना कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर में हमने डिस्कस किए थे। तो इस लाइन के साथ अगर cos थीटा है तो इधर कंपोनेंट में cos थीटा आ जाएगा, और इस लाइन के अलोंग थीटा नहीं है तो इधर u का कंपोनेंट क्या आएगा, u sin थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। u cos थीटा या ux का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यह ux का मतलब है। इसी तरह से ui का वैल्यू होगी u sin थीटा, और इसकी वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसको हम ये कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए। अब इसके बाद ये जब पार्टिकल कहीं भी होगा इस तरह से हवा में, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ g के इक्वल, इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g के इक्वल। हमेशा ये पार्टिकल कहीं भी अपने मोशन में यहां होगा ना, तब भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, यहां होगा तो भी एक्सेलरेशन नीचे g होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो भी इसका एक्सेलरेशन नीचे g होगा। एक्सेलरेशन कभी नहीं बदलता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको कंडीशन लिखाई है, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो अगर ये एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है तो हम ये कहेंगे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। लिखें इस पॉइंट को, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। x डायरेक्शन का मतलब, x डायरेक्शन का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, x में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो शुरू में ये थी तो हमेशा ये रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी जो है हमेशा जो vx है ux के बराबर होगा u cos थीटा, एंड इट इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेंस कांस्टेंट। लिखें इस पॉइंट को,
तो अब हमारा रिजल्ट क्या है जो हमें लिखना है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन component of velocity in x direction कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन रिमेंस कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जैसे अभी इनिशियल वेलोसिटी इस a पॉइंट पर इधर की तरफ u cos थीटा है ना, तो हर पॉइंट पर यहां भी u cos थीटा होगा, यहां भी u cos थीटा होगी, मैक्सिमम हाइट पर भी। इस पॉइंट पर भी अगर निकालेंगे तो u cos थीटा होगी, इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो u cos। ये कांस्टेंट का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है हमारा, प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, कर लिया है तो नोट। अब इसके बाद देखिए, अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो नीचे था g के बराबर, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी uy = u sin थीटा। अब देखो, हम जब y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे ना मोशन की, तो x डायरेक्शन को भूल जाएंगे कि x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। अब यहां से ऐसे समझ लो, एक पार्टिकल को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया इस वेलोसिटी से, तो ये पहले ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा ना, जो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है इसकी, 0 के बराबर। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी। अब ये मैक्सिमम हाइट निकालने का हमारा फॉर्मूला वहां हमने लिखा था u²/2g। मैक्सिमम, अगर किसी पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट करता हूं तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये था, और टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग का फॉर्मूला था u/g, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g के इक्वल। ये हमारे फॉर्मूला वहां आए थे। एक पार्टिकल को अगर u वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें तो इस तरह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए नीचे आता है, तो मैक्सिमम हाइट इसके बराबर होती है टाइम ऑफ असेंडिंग, और डिसेंडिंग इसके बराबर होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसके बराबर होता है। सेम उसी मैनर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या चेंज करूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, u की जगह ui लिख दूं हर फॉर्मूले में, तो यहाँ u की जगह ui लिखेंगे तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे इसके, इससे रिलेटेड। ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमारे फॉर्मूले थे, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और ये डेरिवेशन भी बिल्कुल एज इट इज वैसे है। ये हमने डेरिवेशन किया था मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाकर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे y डायरेक्शन में, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास इसके इक्वल आया, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब इसी तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का टाइम u/g that is equal to and time of flight का फॉर्मूला तो ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं, कर लें इसको नोट। अच्छा, और हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा इन y डायरेक्शन। अब देखो, ये तो y डायरेक्शन का मोशन हुआ। अब x डायरेक्शन की बात करें
तो हमने ये कहा x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है जो हमेशा कांस्टेंट होगी। अब अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, 0 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगता है। अब x डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लगाएंगे तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x और x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux कांस्टेंट है इनटू टाइम t, इनटू टाइम t के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन लगी। अब देखो a से b तक पहुंचने में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r है, लेकिन a से b तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो किसके बराबर है, a से b तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, जिसका फॉर्मूला 2u/g है। तो अगर मैं यहाँ x की जगह r लिखूंगा तो यहाँ स्मॉल t की जगह मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना होगा, तो ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन ये होगा